बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइडिंग के चैप्टर नंबर 40 की पार्ट 2 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो बता रहे हैं कि एल्वियोलर एयर और एटमॉस्फेरिक एयर का कॉम्पोजिशन जो होता है वो सेम नहीं होता, डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? वो चार चीज़ें हैं, उन चार चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ये आप बस समझ लें कि ये एक एल्वियोलाई है और ये नेजल कैविटी, यानी ये आपके पास एटमॉस्फेयर है और ये आपके पास एल्वियोलाई है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर होती है और इसमें एल्वियोलर एयर। पहली वजह ये है कि एल्वियोलर एयर कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं होती है एक दफ़ा आप सांस लेते हैं तो। मतलब एक दफ़ा सांस लेते हैं तो थोड़ी सी एल्वियोलर एयर निकलती है और थोड़ी सी और एटमॉस्फेरिक एयर आ जाती है, इसलिए स्लोली एल्वियोलर एयर रिप्लेस होती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा सांस लिया, सारी एल्वियोलर एयर निकल गई, एटमॉस्फेरिक एयर आ गई, हल्की हल्की चेंज हो रही होती है। पहली वजह तो ये है इन दोनों के बीच में फ़र्क होने की। दूसरी वजह क्या है? देखो, एल्वियोलर एयर से कॉन्टीन्यूसली जो O2 है वो ब्लड में जाती जा रही है, तो एल्वियोलर एयर में O2 की कंसनट्रेशन निस्बतन कम होगी। उसके अलावा देखा जाए तो ब्लड से कॉन्टीन्यूसली CO2 एल्वियोलर एयर में एंटर होती जा रही है, तो एल्वियोलर एयर में CO2 की कंसंट्रेशन निस्बतन देखिए ना ज़्यादा होगी। ठीक बात। और चौथी बात ये है कि एटमॉस्फेयर से हवा एल्वियोलर तक पहुँचते तक आपकी नेजल कैविटी और जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो इस एयर को ह्यूमिडिफाई कर देता है। तो एल्वियोलर एयर ह्यूमिडिफाइड होती है जबकि एटमॉस्फेरिक एयर ड्राई होती है। ठीक है, तो एल्वियोलर एयर के अंदर जो है वो H2O की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, H2O के वेपर्स ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से एल्वियोलर एयर जो होती है वो एटमॉस्फेरिक एयर से डिफरेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर इन द रेस्पिरेटरी पैसेजेस। ये जो रेस्पिरेटरी पैसेज से जब गुजरते हैं ना आपकी हवा, तो एल्वियोलर तक पहुंचने से पहले वो ह्यूमिडिफाई हो चुकी होती है। क्यों भाई जहाँ जहाँ से गुजर रही है सारी जगह पे मॉइस्चर मौजूद है, वो मॉइस्चर हवा के अंदर ऐड होता चला जाता है। आपको पता है बॉडी टेम्परेचर पे यानी 37 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर कितना होता है? 47 mmHg। यानी हमने हवा में इतने वेपर्स डालने हैं कि उनका प्रेशर इतना डेवलप हो जाए, सही। ठीक है, लेकिन इससे बाकी गैस ना डाइल्यूट हो जाती है। वो क्यों? वो डिस्कस करते हैं। लेकिन जी ये आपके पास आई नॉर्मल एयर। ठीक है, ये कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है? 1 atm। ठीक है, प्रेशर तो हमने 1 atm में रखना ना। अब बॉडी के अंदर आते आते इसके अंदर ऐड हो गए वाटर मॉलिक्यूल्स। ये देखो जी, वेपर प्रेशर ह्यूमिडिफाई होगी ना, ये जी वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो गए। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के ऐड होने के बाद ये 1 atm होता है, ये शायद 1.2 atm हो जाए। हम पता क्या करते हैं, हम बाकी गैसेस की कंसंट्रेशन थोड़ी कम कर जाते हैं। हम कहते हैं अच्छा यार नाइट्रोजन 79% की जगह थोड़ी सी कम कर दो, ऑक्सीजन भी थोड़ी सी कम कर दो, और ये बाकी जो सारी गैसेस है ना उनकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम कर दो, ताकि जो प्रेशर है ना टोटल वो अभी भी 1 atm ही रहे। ठीक है, तो एक तरह से जो बाकी गैसेस हैं वो डाइल्यूट हो जाती हैं। ये चीज यहाँ पर उन्होंने डिस्कस की हुई है। दिस वाटर वेपर सिंपली डाइल्यूट्स ऑल अदर गैसेस इन द इंस्पायर्ड एयर। ठीक है, वैसे आपको पता है कितने ज्यादा प्रेशर होते हैं? मिसाल के तौर पे उन्होंने बताया हुआ ऑक्सीजन का 159 mmHg होता है एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर, लेकिन जब ह्यूमिडिफाई करते हैं तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना रह जाता है? 149 एज कम्पेयर टू 159। ठीक है, तो कम हो जाते हैं। बाकी सारी जो गैसेज हैं उनको थोड़ा सा डाइल्यूट कर देते हैं हम। अच्छा, फिर कॉन्सेप्ट आता है एल्वियोलर एयर इज स्लोली रिन्यूड बाय द एटमॉस्फेरिक एयर। यार लंग्स के अंदर तकरीबन 2300 मिलीलीटर ऑफ गैस मौजूद है या एयर मौजूद है। ठीक है, और आप जो इंस्पायरेशन करते हो वो कितनी करते हो? आधा लीटर। एक्सपायरेशन करते हो आधा लीटर। इस आधा लीटर यानी 500 ml में से भी तकरीबन 350 ml आपके एल्वियोलाई तक पहुंच पाते हैं। तो एल्वियोलाई के अंदर देखा जाए तो बहुत थोड़ी सी गैस आ रही है और जा रही है। ठीक है, तो अब इसको यानी एल्वियोलर एयर जो है वो बहुत देर बाद जाके कहीं ख़त्म होती है या पूरी कंप्लीटली एक्सचेंज होती है। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये समझिए आपके पास एक जग है, इस जग के अंदर आपके पास 1 लीटर पानी है। ठीक है, और इस जग के अंदर आप डाल देते हैं तकरीबन 12 स्पून ऑफ टैंग। मैंने 12 स्पून ऑफ टैंग डाल दिए। ठीक है, अब इस जग के अंदर कितने स्पून ऑफ टैंग है? 12। ठीक है, 1 लीटर वाटर है इसके अंदर। मैं इस जग में से 1 ग्लास पानी यानी तकरीबन 250 ml निकाल देता हूँ। 1 ग्लास टैंग है ना ये, अब तो 1 ग्लास टैंग निकाल दिया, तो यानी इन 12 चम्मच में समझो 1/4 निकल गए। तो कितने चम्मच टैंक के निकल गए? 1/4 ऑफ दिस 12, यानी कि ऑलमोस्ट 3 चम्मच निकल गए। पीछे आपके पास 9 चम्मच रह गए टैंक के। ठीक है, अब एक गिलास निकाला और 1 गिलास प्योर पानी का डाल दिया। अब 9 चम्मच टैंक के, यानी टैंक की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है। ठीक, फिर मैंने 1 गिलास और निकाला, यानी अब तकरीबन 2.5 चम्मच और निकल जाएगा। ठीक है, और फिर 1 गिलास पानी डाल दिया, टैंक की कंसंट्रेशन और कम हो गई, 9 में से भी 2.5 कम कर दो 7.5। ठीक,
फिर मैंने इसमें से एक ग्लास और निकाल लिया टैंक का और एक ग्लास प्योर वाटर और डाला। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे टैंक की कंसंट्रेशन कम होती रहेगी, ठीक है। लेकिन ये नहीं है कि 4 ग्लास निकाल कर जब 4 ग्लास डालोगे तो प्योर वाटर हो चुका होगा, नहीं। टैंक क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है ना, तो टैंक आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस हो रहा है प्योर वाटर से। समझ आ रही है ना बात की, कि पहले ग्लास में आपने देखना था कि कितने चम्मच निकल गए थे, 3 चम्मच, दूसरे ग्लास में 2.5 चम्मच, तीसरे ग्लास में 7.5 का 1/4, उससे भी कम, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि टैंक की कंसंट्रेशन कम जरूर हो रही है, ठीक है, लेकिन टोटली खत्म नहीं हो रहा। इसी तरह से वो बता रहे हैं ये कि एल्वेओलाई के अंदर एयर आती जरूर रहती है, लेकिन एल्वेओलाई की एयर एकदम रिप्लेस नहीं होती, ठीक है। ये देख के वो बता रहे हैं कि इतनी एल्वेओलाई की एयर थी, फर्स्ट ब्रेथ के बाद ओरिजिनल एयर का इतने % रह गया, सेकंड ब्रेथ के बाद इतना रह गया, थर्ड ब्रेथ के बाद इतना रह गया, फोर्थ ब्रेथ के बाद 16 ब्रेथ के बाद भी थोड़ी सी एयर मौजूद है, सही आपके पास पुरानी वाली एल्वेओलर एयर। बाकी सारी तो फ्रेश एयर आ चुकी भी है, लेकिन थोड़ी सी एल्वेओलर एयर मौजूद है, सही। यानी टैंक के जग में से आप कोई काफी सारे टैंक के ग्लास निकालें और प्योर वाटर डालें, फिर एक टैंक के ग्लास निकालें, फिर प्योर वाटर डालें, जितने मर्जी कर ले यार, टैंक टोटली खत्म नहीं होगा, थोड़ा बहुत रह जाएगा, ठीक। बड़ी आराम से समझ आने वाली बात है, ठीक होगी बात। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि मल्टीपल ब्रेथ्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज मोस्ट ऑफ द एल्वेओलर एयर। मोस्ट ऑफ द एल्वेओलर एयर है, सारी एल्वेओलर एयर को एक्सचेंज हम करते ही नहीं भाई, जग में सारा टैंक नहीं निकाल सकते। हाँ, हम ये कहेंगे जब 10-12 ग्लास हम निकाल कर डालेंगे ना, अब हम कहेंगे यार बहुत थोड़ा सा टैंक रह गया, मोस्ट ऑफ द टैंक इज रिमूव्ड, ठीक है। शुरू के ग्लास में तो बहुत ज्यादा टैंक निकलेगा ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम टैंक निकलेगा। तो ये देखें, शुरू में आपकी जो कंसंट्रेशन है ओरिजिनल टैंक की या ओरिजिनल एल्वेओलर एयर की, वो बहुत तेजी से कम हो रही है, ठीक। और फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत कमी जो है वो बहुत स्लो हो गई है। देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल एल्वेओलर एयर है, ठीक। जो ऊपर है ना वो है हाफ नॉर्मल एल्वेओलर वेंटिलेशन, यानी कि आप आधा ग्लास निकाल रहे हैं टैंक का और आधा ग्लास पानी का डाल रहे हैं, तो अब तो टैंक की कंसंट्रेशन बड़ी कोई बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। तो आप देख रहे हैं बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। और जो नीचे वाला है ये है डबल नॉर्मल, यानी हम इकट्ठे आधा जग खाली करते हैं और फिर आधा जग, 2 ग्लास इकट्ठे निकाल लेते हैं और फिर 2 ग्लास पानी के डालते हैं, फिर 2 ग्लास निकाल लेते हैं, 2 ग्लास। तो इस तरह टैंक की कंसंट्रेशन बहुत तेजी से कम होगी, ठीक। इसी तरह से जब एल्वेओलर वेंटिलेशन डबल होगी तो एल्वेओलर एयर जल्दी रिप्लेस हो जाएगी, जब एल्वेओलर वेंटिलेशन हाफ होगी तो एल्वेओलर एयर बहुत स्लोली रिप्लेस होगी। ये बात समझ में आ गई? ऑल राइट। तो ये चीज मैंने जरा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। आप वैसे अगर समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल यही ध्यान में रख लें कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ एल्वेओलर एयर, जो पुरानी एल्वेओलर एयर है वो कम होती जा रही है, फ्रेश एयर आती जा रही है। और दूसरा ये ध्यान में रख लें कि जो एल्वेओलर एयर है वो मल्टीपल ब्रेथ्स में निकलती है, ठीक है। टैंक वाली एग्जांपल नहीं समझ में आती तो उसको छोड़ दें, वो वैसे मैंने एडिशनल कॉन्सेप्ट के लिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए उसके लिए बताई थी। नहीं समझ में आती ऐसे कोई जरूरी नहीं थी। आगे चले, इंपॉर्टेंस ऑफ स्लो रिप्लेसमेंट ऑफ एल्वेओलर एयर। ये जो आपने देखा ना कि तकरीबन 16 ब्रेथ्स में जाके रिप्लेस हुई है, ये बड़ी अच्छी चीज है। क्यों? अगर ऐसा ना होता, अगर आपके एक सांस में सारी एल्वेओलर एयर निकल जाती और न्यू एल्वेओलर एयर आ जाती, तो इमेजिन करें आप कभी एक जगह, कभी आप बाहर निकलकर सांस ले रहे हैं, फिर आप अंदर आ जाते हैं घर के, फिर आप सांस ले रहे हैं, तो सांस पे तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत तेजी से चेंज हो रही है, ठीक। आपके एल्वेओलाई में कंसंट्रेशन बहुत तेजी से चेंज हो जाती। भाई एक बंदा अचानक से मिसाल के तौर पर गलती से धुएं में उसने सांस ले लिया, ठीक है, वो तो एल्वेओलाई सारे अगर रिप्लेस हो जाते तो सारे एल्वेओलाई के अंदर धुआं ही भर जाता, ठीक। तो वो आपके लिए बड़ा नुकसानदेह होता। तो ये जो स्लो रिप्लेसमेंट है ना, इसका फायदा ये है कि थोड़ा सा धुआं जाता है और पुरानी एयर आती है, फिर इस तरह एक और सांस लिया, थोड़ा सा और धुआं चला गया, तो एल्वेओलाई के अंदर सडनली चेंज नहीं होती गैस। तो शुक्र है कि ये स्लो रिप्लेसमेंट ही होती है, सारा टैंक निकलता नहीं है, ठीक है कोई बात। तो ये स्लो रिप्लेसमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से एल्वेओलाई के अंदर गैस की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली चेंज होती है, अचानक से चेंज नहीं होती। अचानक चेंज हो जाए तो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकती है, ठीक। आगे आते हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर इन द एल्वेओलाई। अच्छा, आई डोंट नो इट हेल्प्स यू और नॉट, लेकिन मुझे ये चैप्टर में पता नहीं बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स देने का दिल कर रहा है। ये वाली चीज़ भी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। 2 तरह के लड़के हैं, एक लड़का है अहमद, एक लड़का है सलीम, ठीक है। अहमद बहुत फजूल खर्च लड़का है, बहुत पैसे खर्च करता है, ठीक है। और सलीम बहुत किफायत शारी वाला लड़का है जो कि पैसे बहुत थोड़े थोड़े खर्च करता है, ठीक होगी बात। अब हमने दोनों की पॉकेट मनी बढ़ाना शुरू की, तो अहमद जो कि फजूल खर्ची करता था उसकी सेविंग्स तो बहुत थोड़ी सी बढ़ेंगी क्योंकि उसने खर्चा तो कर देना है। और सलीम
जो कि आपके पास पैसे कंजूसी से खर्च करता है, उसकी अगर आपने पॉकेट मनी बढ़ाई तो उसकी तो सेविंग्स बढ़ जाएंगी, क्योंकि उसने खर्चा तो बढ़ाना नहीं है, उसकी सेविंग्स बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगी। ठीक हो गई बात। यही हाल है एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का। समझे, ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन खर्चा है और एल्वियोलर वेंटिलेशन पॉकेट मनी का बढ़ जाना है। तो ये देखिए हम एल्वियोलर वेंटिलेशन बढ़ाते जा रहे हैं, दोनों की, अहमद की भी सलीम की भी। सॉरी, अहमद फजूल खर्च था ना, तो ये अहमद ब्लू वाला है, अहमद की भी और ये सलीम की भी। फजूल खर्च वाले की पॉकेट मनी बढ़ाने से आप देख रहे हैं कि सेविंग्स बढ़ रही है, लेकिन स्लोली बढ़ रही है। जबकि जो अच्छा बच्चा कफायत शारी वाला है उसकी पॉकेट मनी थोड़ी सी बढ़ाते हैं तो सेविंग्स बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं। ठीक है। इसी तरह से एल्वियोलर वेंटिलेशन बढ़ाने से अगर ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन कम है तो फिर एल्वियोलर वेंटिलेशन बढ़ाने से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत तेजी से इंक्रीज करेगी। और अगर ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन ज्यादा है यानी 1000 ml है तो फिर आप देख रहे हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन बढ़ाने से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन स्लोली इंक्रीज कर रही है। ठीक होगी बात। अब एक पर्टिकुलर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन रखने के लिए यानी एक पर्टिकुलर सेविंग रखने के लिए जो कफायत शहरी वाला बच्चा है उसको हम थोड़ी सी पॉकेट मनी देते हैं तो उसकी सेविंग्स अपनी लेवल पे पहुंच जाती हैं, और जो फजूल खर्चा है उसको बहुत ज़्यादा पॉकेट मनी देनी पड़ती है, फिर जाके कहीं उसकी सेविंग इतनी होती है। तो आप देख रहे हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा होगी तो यहाँ पे 1000 ml वाली ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन की टोटल ऑक्सीजन इतनी होगी। ठीक होगी बात। ये क्या है, वो नॉर्मल ऑक्सीजन है जो आपको चाहिए, नॉर्मल एल्वियोलर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है जो आपको चाहिए। ठीक होगी बात। तो मेंटेन करने के लिए अगर ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है तो एल्वियोलर वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी, अगर ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन नॉर्मल है तो एल्वियोलर वेंटिलेशन नॉर्मल सी होगी, तो आप अपना पार्शियल प्रेशर अचीव कर लेंगे। ठीक होगी बात। अभी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ना, ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक इस चीज़ पे कि बच्चा खर्च कितना करता है और दूसरा इस चीज़ पे कि आप पॉकेट मनी कितनी देते हैं। ठीक होगी बात। यानी एक ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा एल्वियोलर वेंटिलेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये देखिए उन्होंने बताया द रेट डिपेंड कंट्रोल्ड बाय द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ O2 इनटू द ब्लड, और नंबर 2 द रेट ऑफ एंट्री ऑफ न्यू ऑक्सीजन इनटू द लंग्स बाय वेंटिलेटरी प्रोसेस। ठीक होगी बात। तो ये जो रेट ऑफ एंट्री है ये समझे पॉकेट मनी है और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन खर्चे हैं। खर्चे बढ़ाने घटाने वाला का तो मैंने आपको एग्जांपल दिखा दी। ठीक है। और वेंटिलेशन आपको पता है जैसे जैसे वेंटिलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ता रहेगा। ठीक है। जैसे जैसे पॉकेट मनी बढ़ाते रहेंगे बच्चों की सेविंग्स बढ़ती रहेंगी। ये तो बहुत सिंपल चीज़ होगी ना कि वेंटिलेशन बढ़ाएंगे तो सेविंग बढ़ेगी, वेंटिलेशन कम करेंगे तो सेविंग कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ गई यानी खर्चा बढ़ गया तो पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर खर्चा कम हुआ तो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज़ है, कोई इसमें ऐसा मुश्किल नहीं थी। इसलिए मैंने को ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर दी, एक और एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर दी। अब इसी तरह से आता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। इसका उल्टा हिसाब है, जितनी एल्वियोलर वेंटिलेशन थी ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा थी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जितनी एल्वियोलर वेंटिलेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड उतनी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एल्वियोलर वेंटिलेशन का काम क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीजन फराहम करना और कार्बन डाइऑक्साइड लेके चले जाना। ठीक है। तो एल्वियोलर वेंटिलेशन ज़्यादा थी तो ऑक्सीजन बढ़ गई थी, और यहाँ पे एल्वियोलर वेंटिलेशन ज़्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी। एल्वियोलर में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आएगी वेंटिलेशन के थ्रू बाहर चली जाएगी। लो जी, अच्छा अच्छा काम होता जा रहा है। ठीक होगी बात। दूसरी तरफ अगर मैं आपको एब्जॉर्प्शन दिखाऊं तो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा एल्वियोलाई के अंदर आती जाएगी यानी एब्जॉर्ब होती जाएगी एल्वियोलाई के अंदर, उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा। कॉमन सी बात होगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा एल्वियोलाई के अंदर एब्जॉर्ब होती जाएगी उतनी ज़्यादा इसका पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करता जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन बढ़ने से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की वेंटिलेशन इंक्रीज करने से एल्वियोलर वेंटिलेशन इंक्रीज करने से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर डिक्रीज करता है। तो ये आप देख रहे हैं कि एल्वियोलर वेंटिलेशन जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत तेजी से डिक्रीज हो रही है। ठीक होगी बात। एल्वियोलर वेंटिलेशन इंक्रीज करने से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने से क्या हुआ, ये देखें, ये 800 ml एब्जॉर्प्शन कर दी हमने। एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज कर रही है। कोई ऐसा इसमें मुश्किल चीज़ तो थी नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कंपैरिजन में सीधी सी बात है, एल्वियोलर वेंटिलेशन ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन घटती है। ठीक होगी बात। बहुत सिंपल सी चीज़ थी, इसमें कोई ऐसा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। एक्सपायर्ड एयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेड स्पेस एयर एंड एल्वियोलर एयर। जो आप सांस निकालते हैं
उसमें डेड स्पेस एयर यानी वो एयर जिसने गैसेस एक्सचेंज नहीं किया, जो बेचारी नेजल कैविटी में रह गई थी, ट्रैकिया में रह गई थी या ऐसी जगहों पे रह गई थी, वो एयर भी होती है। और जो प्योर एल्वेओलर एयर है जिसने एक्सचेंज कर लिया है, वो वाली एयर भी होती है। ठीक है, पहले डेड स्पेस एयर निकलती है, बाद में एल्वेओलर एयर निकलती है। ठीक, अब इन दोनों एयर्स के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस भी ज़ाहिरी बात है डिफरेंस होते हैं। जो डेड स्पेस एयर है वो तो एटमॉस्फेरिक एयर का, उसमें तो एटमॉस्फेरिक एयर वाली कंसंट्रेशन नहीं होगी, ज़ाहिरी बात है, क्योंकि उसमें तो गैसेस एक्सचेंज हुआ ही नहीं है। और जो एल्वेओलर एयर है उसमें ज़ाहिरी बात है बहुत सी ऑक्सीजन वो दे चुका है ब्लड को, बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड ले चुका है ब्लड से, तो उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो चुकी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर चुकी होगी, तो एल्वेओलर एयर तो फर्क है। ठीक होगी बात। अब मैं आपको ये भी डायग्राम से शो कर देता हूँ। ये देखिए आप, जब आप एक्सपायरेशन करेंगे तो पहले आपके पास ये जो रेड वाली एयर है ना, ये डेड स्पेस एयर है, ये वो एयर है जिसने कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं किया। जब आप एक्सपायरेशन करेंगे तो पहले ये डेड स्पेस वाली एयर निकलेगी, ये रेड वाली निकलेगी। ठीक है, और एंड में जाके एल्वेओलाई से निकलेगी ब्लैक वाली। ठीक है, और इनके बीच में थोड़ी सी एयर है जो कि मिक्स हो चुकी हुई है। एल्वेओलर एयर मतलब एल्वेओलाई वाली यानी कि एल्वेओलाई वाली एयर और डेड स्पेस एयर मिक्स हो गई है, जो मैंने ब्लू से शो की है। तो सबसे पहले डेड स्पेस एयर निकलेगी, फिर थोड़ी सी मिक्स्ड एयर निकलेगी, और फिर एंड में आपके पास कौन सी वाली एयर निकलेगी? प्योर एल्वेओलाई वाली एयर निकलेगी। ठीक है, एल्वेओलाई वाली एयर में आपको पता है ऑक्सीजन ने कम होना है, कार्बन डाइऑक्साइड ने ज्यादा होना है। अगर मैं ग्राफिकली आपको शो करूं तो ये है डेड स्पेस एयर। डेड स्पेस एयर में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, क्योंकि ये तो तकरीबन एटमॉस्फेयर एयर वाली है। ठीक है, और एल्वेओलर एयर में चूंकि गैसेस एक्सचेंज हो चुका है, इसमें आप देख रहे हैं ऑक्सीजन कम हो गई हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई हुई है। ठीक है, और जो मिक्स्ड एयर है वो इनके बीच में ये बस मिक्स्ड सी है। ठीक है, बाद अगर आपने एल्वेओलर एयर लेनी है तो जब इंसान सांस निकाल रहा होता है ना, उसे कहीं निकाली जाओ, जब वो पूरा निकाले ना, एंड में जो सांस निकालेगा उसको वो एल्वेओलर एयर होगी। ये बात आपको पता है। शुरू में जो सांस निकालेगा वो तो डेड स्पेस एयर है, फिर मिक्स्ड एयर आना शुरू हो जाएगी, लेकिन जब सांस निकालते हुए बिल्कुल एंड में पहुंचेगा ना, उस वक्त प्योर एल्वेओलर एयर निकल रही होगी। ये वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पर उन्होंने डिस्कस कर दिया है। आगे आता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बेसिकली कहते हैं किसको है? हम आपकी गैसेस एक्सचेंज में ज़ाहिर बात है एल्वेओलाई की मेम्ब्रेन के थ्रू भी गुजरना पड़ रहा होता है गैसेस को। इसी तरह से आपकी जो भी ब्लड वेसल है उसकी मेम्ब्रेन के थ्रू भी गुजरना पड़ रहा होता है। ये जो सारी मेम्ब्रेन है ना जिसके क्रॉस गुजर रही होती है, इन सब को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या पल्मोनरी मेम्ब्रेन। ठीक होगी बात। अब याद रखिएगा एल्वेओलाई के ऊपर ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज बहुत एक्सटेंसिव होती हैं, इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम कहते हैं कि एक तरह का शीट ऑफ फ्लोइंग ब्लड है। जब ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वो एक तरह की ब्लड की शीट सी बन जाती है, पतली सी। ठीक है, और कुछ डाटा उन्होंने आपको दिया हुआ है कि आपके पास 300 मिलियन एल्वेओलाई होते हैं दोनों लंग्स में मिला के। ठीक है, और एक एल्वेओलाई का डायमीटर देखा जाए तो वो एवरेज 0.2 मिलीमीटर होता है। और एल्वेओलाई की जो वॉल होती हैं वो एक्सट्रीमली थिन होती हैं, बहुत थिन होती हैं, और उनके ऊपर कैपिलरीज की वॉल भी बहुत थिन होती हैं। तो ये तो बात बहुत सही होगी। ठीक है, किसी भी गैस को, ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वेओलाई से ब्लड में जाने के लिए या ब्लड से एल्वेओलाई में जाने के लिए जिन चीज़ों में से गुजरना पड़ता है उसको तो हमने कह दिया रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों पे एक कंसिस्ट कर रही होती है? ठीक है, एल्वेओलाई की मेम्ब्रेन पर जारी सी बात है, कैपिलरीज की मेम्ब्रेन पर जारी सी बात है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड पे। अब हम उसको ड्रॉ करते हैं। 5 बेसिकली कंपोनेंट्स हैं उसके, 6 कंपोनेंट सॉरी। ठीक है, अब मैं ड्रॉ करता हूँ और वो 6 के 6 आपको नेम कर देता हूँ। ये वैसे उनके नाम है, और अब हम ड्रॉ करके देखते हैं किस किस तरह से होते हैं। ये मैंने ड्रॉ किया है एक एल्वेओलाई और ये एक ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरी। ठीक है, सबसे पहले एल्वेओलाई के अंदर ये फ्लूइड सा होता है जिसके ऊपर सरफेक्टेंट भी होता है। इस फ्लूइड के थ्रू गुजरना पड़ता है। ठीक है, लेयर ऑफ फ्लूइड होती है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आती है आपके पास एल्वेओलर एपिथेलियम, जो सिंगल सेल लेयर्ड एक एपिथेलियम है जो मैंने ब्लैक सेल से शो कर दिया। ठीक है, और ये सेल्स बेस करे होते हैं एक बेस प्लेन मेम्ब्रेन पे। तो एक एपिथेलियल मेम्ब्रेन आ गई जो मैंने आपको शो कर दी ग्रीन कलर से। ठीक होगी बात, यहां तक तो बात समझ में आ गई। उसके बाद आपके पास आता है द इंटरस्टिशियल स्पेस। ये वाली जो जगह है इसको मैंने कहा है इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, थोड़ी सी इंटरस्टिशियल स्पेस भी होती है ब्लड कैपिलरी और एल्वेओलाई के बीच में। उसके बाद आती है कैपिलरी के बेस पे मेम्ब्रेन, ये रेड वाली, और उसके बाद रेड वाले सेल्स यानी कैपिलरी के जो एंडोथेलियल मेम्ब्रेन है वो आगे बढ़ आती है। तो ये 6 यानी 1 2 3 4 5 6 ये 6 लेयर्स हो गए आपके पास। यहाँ पे देखिएगा नंबर 1 अ लेयर ऑफ फ्लूइड कंटेनिंग द सरफेक्टेंट, वेरी सॉरी,
ऑल राइट, तो नंबर 1 पे आ गया, क्या आ गया, अ लेयर ऑफ फ्लूइड कंटेनिंग द सर्फेक्टेंट। नंबर 2 पे एल्वेओलर एपिथेलियम विच इज कंपोज्ड ऑफ थिन एपिथेलियल सेल्स। नंबर 3 पे एपिथेलियल बेसल मेम्ब्रेन। नंबर 4 पे थिन इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन द एल्वेओलर। इसी तरह नंबर 5 पे कैपिलरी बेसल मेम्ब्रेन। नंबर 6 पे कैपिलरी एंडोथेलियल मेम्ब्रेन। ये 6 कंपोनेंट्स है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के, जिनके थ्रू आपके किसी भी इसको गुजरना पड़ता है गैस को। यहाँ पे देखिए उन्होंने इस तरह भी शो कर दिया आपको, ठीक हो गया कि सारे लेयर्स उन्होंने इस तरह से शो कर दी। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज़ नहीं है। एक चीज़ और देखिएगा, ब्लड वेसल की अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है ना, वो तकरीबन टच ही कर रहे होते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को। यानी अगर आप समझे ना ये कैपिलरी है और ये एल्वेओलाई है, तो समझे ये इस तरह से होता है एक आरबीसी, इतना बड़ा आरबीसी। तो ये देखें ये आरबीसी जो होता है ना, तकरीबन मेम्ब्रेन को टच ही कर रहा होता है। गैस आती है आराम से सीधी आरबीसी में, गैस को ये नहीं होता ब्लड प्लाज्मा में जो घूमती घूमती आरबीसी में पहुंचे, क्योंकि आरबीसी का मेम्ब्रेन तकरीबन टच कर रहा होता है, तो गैस को कोई बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं गुजारनी पड़ती। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है मेम्ब्रेन यूजुअली टचेस द कैपिलरी वॉल, सो O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड नीड नॉट पास थ्रू द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, तो आराम से आरबीसी के अंदर गैस चली जाती है, डिफ्यूजन बहुत आराम से होती है। अच्छा, फिर यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया देखो पहले आपको बता चुके हैं ना कितने नंबर ऑफ एल्वेओलाई होते हैं, कितने मिलियन ऑफ एल्वेओलाई हो गए। फिर उन्होंने आपको बताया एक एल्वेओलाई का डायमीटर कितना है। फिर हमने हिसाब किताब लगाया यार एक एल्वेओलाई का सरफेस एरिया कितना निकला। फिर हमने कहा अच्छा टोटल जितने एल्वेओलाई हैं उनका मिलाकर सरफेस एरिया कितना बनेगा। तो टोटल एल्वेओलाई का सरफेस एरिया बना को तकरीबन 70 स्क्वायर मीटर्स। ये इतना बड़ा होता है कि एक जो कमरा होता है ना 25 फीट बाय 30 फीट का, उस कमरे का सरफेस एरिया होता है कुछ तकरीबन 70 स्क्वायर मीटर। यानी उस कमरे की जो जमीन है उसका एरिया कितना होगा, तकरीबन 70 स्क्वायर मीटर। तो इतना बड़ा एरिया होता है आपके एल्वेओलाइज का। और ये जो एल्वेओलाई के इर्द गिर्द ब्लड फिर रहा होता है, ये टोटल कितना होता है 60 to 140 ml, इतना थोड़ा ब्लड होता है। अब आपको वो कह रहे हैं कुछ सोचें, इतने बड़े कमरे में आपको 60 या 140 150 ml ब्लड दिया जाएगा, इसको स्प्रेड करो। तो पूरे कमरे में अगर स्प्रेड करना हो तो कितनी पतली सी लेयर होगी ना ब्लड की। ठीक है, तो यानी कि इतनी पतली, इसलिए बहुत आसान होता है गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द एल्वेओलर एयर। बस ये उन्होंने एक आपको एक कंपैरिजन सा बताया था, ये देख लें, इंटरेस्टिंग थिंग, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। यहाँ पे आप देख लें मुख्तलिफ डायग्राम्स उन्होंने आपको शो की हुई हैं सरफेस व्यू की ऑफ कैपिलरीज की। तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एग्जांपल्स भी अच्छी लगी होंगी, खासतौर पे एग्जांपल्स के बारे में रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।